आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आपके लिए आज महाभारत लेकर आ रही हूं कानपुर शहर से। आपको बता दूं यहीं से रात 8 बजे यूपी का महाभारत भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आज महाभारत में सुचेता के शब्दबाण में मैं सीधे पूछ रही हूं कि बीता दूसरा चरण क्या अब खत्म होगा हिजाबकरण? ये सवाल इसलिए क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव खत्म होने के साथ साथ कोर्ट में ये अर्जी लगा दी गई है उन लोगों की तरफ से जो हिजाब के समर्थन में कोर्ट पहुंचे थे कि अब मामला चुनाव बाद तक टाल दिया जाए, इस पर सुनवाई चुनाव बाद तक टाल दी जाए। वो लोग यानी याचिकाकर्ता जो अभी तक 3 दिन भी इंतजार करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे थे, 3 दिन तक इंतजार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने किस तरह शुक्रवार के बाद सोमवार को मामला उठाने की बात कही थी, वो अब कह रहे हैं कि चुनाव बाद तक इस मामले की सुनवाई हो। सवाल ये है कि क्या ये पूरा मामला पहले 2 चरणों के लिए उठाया गया? क्या ध्रुवीकरण की कोशिश और साथ ही साथ मुसलमान वोटों को एकजुट करने की कोशिश थी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरण मुस्लिम बहुल इलाके हैं। अब याचिकाकर्ताओं का कहना हिजाब के समर्थन में जो बोलते रहे और ये कहते रहे कि हम स्कूल कॉलेज कैसे जाएंगे हिजाब के समर्थन में, वो अब ये कह रहे हैं कि चुनाव बाद तक सुनवाई हो। यानी कि इस पूरे मामले को टालने की कोशिश क्यों है? आज महाभारत में मैं यही सवाल पूछ रही हूं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जब तक पश्चिमी यूपी में चुनाव था, हिजाब को लेकर तनाव था। जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ, लगा हिजाबकरण खत्म हुआ, मकसद ध्रुवीकरण खत्म हुआ। दरअसल हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में अपील की गई कि अब हिजाब मसले पर सुनवाई न हो, अब सुनवाई चुनाव के बाद हो। यह अपील किसी और ने नहीं, हिजाब के हक में लड़ाई लड़ने वालों ने की है। और तब की जब यूपी में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया, जिसके बाद कई सवाल पैदा हो गए। कोई शक व शुबा नहीं, आंकड़े और इतिहास गवाह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर मुस्लिम निर्णायक है और कई पर बाहुल्य में है। जहां चुनावी रुख मुस्लिमों के मिजाज पर निर्भर करता है और वहां मुस्लिमों के वोटों में बंटवारा किसी और पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। ऐसे में पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बहुल सीटों पर मतदान तक ऐसा माहौल बनाया गया कि मुसलमानों से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। हिजाब बुर्के बैन किए जा रहे हैं, नमाज अजान भी संकट में है। खूब हल्ला मचाया गया, लोगों को उकसाया गया, भड़काया गया, फिर दौर शुरू हुआ बयानबाजी का। यूपी के रण में एक के बाद एक नेताओं द्वारा बयान दिए गए, जिसका सीधा मकसद मुस्लिमों के दिलो दिमाग में यह बिठाना था कि उनके हक पर हथौड़ा और आरी चलाई जा रही है। एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। कि जब आप 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो हो सके और बुर्का और निकाब पहनकर जाएंगे। सिर्फ प्रियंका वाड्रा या ओवैसी नहीं, सपा सांसद ने तो बीच उसी क्षेत्र में मतदान के दिन भी ऐसा बयान दिया जिससे हिजाब की आड़ में एक वर्ग विशेष को अपनी ओर मोड़ा जा सके। हिजाब 1000 साल से हिंदुस्तान में पहना जाता है। ये हमारी तहजीबें हैं, हमारी परंपराएं हैं, ये चल रही हैं। लेकिन इसको कम्युनल टच देकर, कम्युनल टर्न देकर वोट को पोलराइज करने की अगर कोशिश की जाती है तो उसको सबने नकार दिया है। अब जब उत्तर प्रदेश के अधिकतर मुस्लिम बहुल सीटों पर मतदान हो गया तो चिंता सताने लगी कि हिजाब का इस्तेमाल चुनावों में किया जा रहा है। ये चिंता उन्हीं लोगों को सताई जो चुनावी माहौल में बार बार मुद्दे को उछाल रहे थे, जो इसे लेकर हाईकोर्ट पहुंचे, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। और इस बीच जब काफी हद तक चुनाव में मकसद या मुफीद मौका खत्म हो गया तो कहा जाने लगा इससे चुनाव प्रभावित हो रहा है। अब हिजाब के समर्थन में खड़ी छात्राओं ने नई याचिका दायर की और कहा है कि कुछ राज्यों में चुनाव है, इसलिए मामला राजनीतिक हो गया है, जिसकी वजह से छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कहा गया कि स्कूल का मौजूदा सेशन 3 मार्च को खत्म हो रहा है। हिजाब विवाद से जुड़े केस की सुनवाई को 3 मार्च तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए। अब इसमें दिलचस्प बात यह है
कि स्कूल का सेशन तो 3 मार्च को खत्म होना पहले से तय था, लेकिन फिर भी अगले सत्र का इंतजार नहीं किया और मुद्दे को गरमाया गया, माहौल बनाया गया। ऐसा भी नहीं कि हिजाब विवाद शुरू हुआ और अचानक से चुनाव हो गए। चुनाव पहले से तय थे और इसी बीच इस मुद्दे को उठाया गया, जमकर माहौल बनाया गया और अब तक इस विवाद से प्रभावित हो सकने वाली सीटों पर मतदान हो गया। तो कहा जा रहा है अगले सत्र के लिए नियम बनाया जाए, अभी सुनवाई टाल दी जाए, जो अपने आप में मकसद और मंसूबों को सवालों के घेरे में लाती है। सुप्रीम कोर्ट में वकालत किया कौन है? कपिल सिब्बल। देवदत्त कामत का कांग्रेस की जिम्मेदारी क्या है सबको पता है। हिजाब के पीछे कांग्रेस का साजिश है। बात सिर्फ चुनाव या देशव्यापी तनाव तक नहीं है, दुनिया भर में इस मसले को लेकर उंगली उठाने का मौका दिया गया। ऐसा प्रचारित किया गया कि वर्ग विशेष को हिंदुस्तान में परेशान किया जा रहा है। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों ने जमकर इस मुद्दे पर बयानबाजी की, भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश हुई। पाकिस्तान के बार बार भारत विरोधी बयान सामने आए और इतना सब होने के बाद अब कहा जाने लगा कि सुनवाई बाद में हो। आखिर क्या मकसद था इस तरह का माहौल बनाने का? चुनावों से पहले वोट बैंक को यूनिफॉर्म के नाम पर मिस इन्फॉर्म करके भड़काना, आग लगाना, दंगे करवाना और वोट कमाना, इस प्रकार से राजनीति की जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर अगले सत्र तक इंतजार किया जा सकता था, तो इस वक्त ही ऐसा हंगामा क्यों खड़ा किया कि मुस्लिमों का हक छीना जा रहा है, उनकी मान्यताओं, परंपराओं और पहनावे पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, वो भी सिर्फ कॉलेज में ड्रेस कोड के मसले को लेकर। क्या ये सब एक एजेंडे के तहत किया गया? क्या मकसद सीधे सीधे उत्तर प्रदेश चुनाव को प्रभावित करने का था? क्या यूपी के पहले 2 चरण को इसके लिए टारगेट किया गया? क्या मुस्लिमों के बीच खास संदेश देने की कोशिश की गई? आखिर सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले अचानक पैर पीछे क्यों खींचने लगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं महाभारत में अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, मैं अपने मेहमानों से परिचय करा देती हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। और बड़ी खबर वो तस्वीरें जो पश्चिम बंगाल से आई, बंगाल में किस तरह से बवाल हुआ है। और ये ताजा तस्वीरें जो हमारे पास आई हैं, मुर्शिदाबाद में भीड़ ने कैसे स्कूल का पथराव किया, स्कूल पर बमबाजी के बाद तनाव फैल गया है, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, वहां प्रिंसिपल ने बच्ची को हिजाब पहनने से रोका था, वहां पर लड़की हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची और वो किस तरह से इस पूरे विवाद के बाद हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची। प्रिंसिपल ने इसे लेकर ऑब्जेक्ट किया, कहा कि हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, जिसके बाद वहां पर किस तरह हंगामा हुआ और देर शाम तक वहां पर तनाव बना रहा, वहां पर किस तरह आंसू गैस के गोले दागने पड़े। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं मुर्शिदाबाद की, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीरें देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए ने अमित तस्वीरें, किस तरह से वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए, क्योंकि वहां पर भीड़ अनियंत्रित हो गई। इस पूरे मामले में भीड़ अनियंत्रित हो गई और किस तरह से आंसू गैस के गोले दागने पड़े वहां पर भीड़ को रोकने के लिए। जरा सुनवाते हैं इसकी। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद की, और सोचिए कि किस तरह इस विवाद का तनाव अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गया कि अब वहां पर जहां स्कूल की यूनिफॉर्म का पालन किया जा रहा था, वहां पर भी हिजाब पहनकर पहुंचे और सीधे सीधे जब प्रिंसिपल ने मना किया तो वो तनाव किस कदर फैला है उसकी ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। आंसू गैस के गोले दागने पड़े। अब आप सोच लीजिएगा कि तस्वीर वहां पर किस कदर बिगड़ी होगी कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ये तस्वीरें स्क्रीन पर रखेंगे। मैं मेहमानों का परिचय करा रही हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं एक्टिविस्ट और वकील सुबूही खान, हमारे साथ जुड़ रहे हैं AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब, हमारे साथ जुड़ रहे हैं किशोर तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं, और यास्मीन फारूकी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है SDPI की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं ये तस्वीरें देखकर मैं वारिस पठान के साथ शुरुआत करना चाह रही थी, लेकिन मुझे बताया जा रहा है वो अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं। मैं सीधे यास्मीन जी, मैं आपसे शुरुआत, शहजाद और यास्मीन जी को स्क्रीन पर रखिए। शहजाद जी, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, यही वो जहर है जिसके बारे में हम रोज चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जहां यूनिफॉर्म पहनी जा रही थी, जहां उसका पालन किया जा रहा था, वहां भी उसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया। और ये तनाव की तस्वीरें, ये बमबाजी की तस्वीरें, आंसू गैस के गोले दागे गए। शहजाद।
सुचरिता जी, हिजाब के लिए बंगाल में बरस रहे हैं बम, संविधान के ऊपर दिखा रहे हैं कुछ लोग शरिया का दम, अब कहेंगे दंगा करना भी ये हमारा अभिन्न अंग। ये पहले देश का बंटवारा इन्होंने किया, अब क्लासरूम में ले आए धर्म, और इसके पीछे, इस हिंसा के पीछे केवल और केवल वोट बैंक का सितम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिजाब बहाना है, वोट बैंक पटाना है, इसीलिए सबको भड़काना है, यूपी पर निशाना है। और ये आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये सही मायनों में ये पूरा का पूरा मामला अगर इनको इस प्रकार से महसूस होता तो केरला सरकार ने प्रतिबंध लगाया था हिजाब पर, पुलिस कैडेट स्टूडेंट पर, तो कुछ इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे का बयान है कि क्लासरूम में हिजाब नहीं चलेगा, केवल यूनिफॉर्म चलेगा। ये कांग्रेस वाले, ये तमाम जो बाकी के लोग जो दंगा अभी कर रहे हैं, वो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों आज इन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी? ये पूरा का पूरा राजनीतिक रूप से और वोट बैंक को भड़काने के लिए केवल और केवल एक साजिश थी। अब और देखिए इनकी चालाकी, देखिए उत्तर प्रदेश में 2 फेज हुए खत्म, तो अब बोल रहे हैं कि इस पूरे मामले को कर दो खत्म। इस प्रकार से ये राजनीति हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं यास्मीन जी आपके पास आ रही हूं, जरा मुझे बताइए कि यहां पर ये जो स्कूलों में हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अब तो जहां पर यूनिफॉर्म का पालन हो रहा था वहां भी नहीं हो रहा है। वहां पर ये तनाव देखिए, आप आंसू गैस के गोले दागने पड़े, क्योंकि वहां प्रिंसिपल ने कह दिया यूनिफॉर्म में आइए, तो क्या हाल कर दिया वहां पर प्रिंसिपल का और बाकी आसपास के इलाके में। देखिए, एक तो मैं दाद दे दूं कि शहजाद साहब बड़े अच्छे शायर होते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए मुशायरों में अपनी गज़लें वगैरह पढ़ना शुरू कर दीजिए, अच्छी तरक्की कर रहे हैं माशाल्लाह। आगे मैं आपको सिर्फ शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी, जो कि मैं हर बार ये सवाल कर रही हूँ, मुझे कोई ये जवाब नहीं दे पा रहा है। जहाँ से शुरू हुआ है कोस्टल एरिया से कर्नाटका में, वहाँ पे मेरे पास अभी वो पेपर्स मौजूद हैं, आप कहेंगी तो मैं व्हाट्सअप कर दूँगी उसे। मेरे फ़ोन में जिन लड़कियों को हिजाब के लिए निकाला गया था उस स्कूल से, उसमें उन पेरेंट्स ने ऑलरेडी पहले से ये लिख के दिया हुआ था कि हमारी बच्चियां हिजाब पहनेंगी। तो कहानी जब शुरू हुई है, तो जब नींव गलत पड़ती है ना, तो बिल्डिंग तो ख़राब ही बनेगी, कुछ अच्छी थोड़ी बनेगी। अब आ जाइए आप ये कि वो लोग जो कि हिजाब नहीं पहनते वो भी पहन रहे हैं। उन्होंने मामले को टालने की याचिका क्यों डाल दी कोर्ट में? अब मामले पर सुनवाई बाद में हो। एक करके जवाब दूंगी। यास्मीन जी, वही लड़कियां हैं ना, एक करके वही लड़कियां हैं, वही याचिका करता है। वो क्यों कह रही हैं कि अब मामला चुनाव बाद हो? वो हाँ मैम, मैं बस ऐड कर रही हूँ जिससे वो नजरिया भी आप ध्यान में रखकर जवाब दें। आप कह रही है ना। हाँ, वर्ड बाय मैं एक जुमले का के यास्मीन जी, इसका तो यास्मीन जी, किसी के पास अभी तक जवाब ही नहीं है। बात सुन लीजिए। नहीं, एक सेकंड यास्मीन जी, आप ये कह रही हैं कि उनके माँ बाप ने पहले से अर्जी दे दी कि वो हिजाब पहनकर स्कूल में आएंगी। अब यही बात हुई ना, अगर कोई पहले से कोई अगर अर्जी दे दे कि हम भगवा पहनकर आएंगे स्कूल में, सुन लीजिए मेरी बात, तो इसका क्या मतलब माना जाए कि इजाजत मिल गई? आपने अर्जी दे दी, आपका काम खत्म हो गया, अब तो मैं पहनकर जाऊंगी। आपको इंतजार करना पड़ेगा ना कि इजाजत मिले कि ना मिले, या फिर आप चली जाएंगी पहनकर। एक्सेप्ट किया है, स्कूल ने उसे माना। स्कूल ने मानना नहीं चाहिए था कि मैं एडमिशन नहीं दूंगा अगर आप इस तरह आएंगी। तो एक क्लियर कट मैटर है, ये बाद में तमाशा हुआ। अब आप आइए कि वो लोग क्यों हिजाब पहन रहे हैं जो नहीं पहन रहे, वो एक एहतजाज है कि भाई आप क्यों नहीं पहनने दे रहे हो। और मैं वहीं फिर आऊंगी कि जब हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में आप धर्म की बात करते हो कि कोई धर्म नहीं चलेगा, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में हम खड़े होके स्कूल टाइम में प्रार्थना पढ़ रहे थे। मैं जब कोर्ट जाती थी, फैमिली कोर्ट में 10 साल मैंने काउंसलिंग की है, वहाँ मैं सर ढक के बैठ रही थी। जब मैं हाई कोर्ट में एज अ काउंसलर बैठ रही थी, तब मैं सर ढक रही थी। तो अचानक ये वबाल क्या हो गया? मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के सबसे कह रही हूँ, प्यार मोहब्बत से रह लो, तुम अपनी सी चीज सीख लो, उनको अपनी करने दो। कोई पहनना चाहती है उसे पहनने दो। 5 सेकंड। नहीं पहनना चाहती मत पहनने दो। 5 सेकंड। जो नहीं पहनना चाहती उस पे जबरदस्ती मत करो। सुचरिता जी, 5 सेकंड। ठीक है, शहजाद जवाब दे रहे हैं, उसके बाद वारिस जी थ्रू हो जाए, मुझे बताइएगा। शहजाद जवाब दे रहे हैं, शहजाद जवाब दीजिए, जवाब दीजिए शहजाद।
यास्मीन जी मैं मुशायरे में अच्छा करूंगा नहीं करूंगा वो एक अलग विषय है, परंतु दंगा भड़काने की फैक्ट्री शुरू करने के काम में शायद आप लोगों की उपयोगिता ज्यादा हो रही है। अगर आप बताइए, पहले तो बंगाल में जो हुआ, अगर किसी को हिजाब पहनने नहीं दिया गया तो क्या बम बरसाए जाएंगे और टीचर का अपहरण कर दिया जाएगा और उसका आप एक भी बार उसकी निंदा नहीं करेंगे? दूसरी बात, यास्मीन जी वकील की तरह पेश आइए। आपसे मैंने आपकी पूरी बात सुनी। दंगाई से अगर करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ठीक है यास्मीन जी, उनकी जवाब, उनका सवाल आप कह रही थी मेरा जवाब नहीं मिला मुझे अभी तक, उनको जवाब देने दीजिए, देखते हैं उनके पास जवाब है कि नहीं है। हाँ जवाब देंगे वो, जवाब दीजिए। हाँ सुबुई जी जुड़ गई हैं। आप उत्तेजित ना होइए। ओके, मैंने पूरे आपका कहना मान रही हूं। ये हिजाब इकोसिस्टम है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये हिजाब इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। सुन लीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि चलिए कर्नाटका सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी सांप्रदायिक, ठीक है, खुश हो गए आप। ये आदित्य ठाकरे आपके नए सेकुलरवादी बने हैं, ये कहते हैं कि हमारी स्कूल में क्लास में तो यूनिफॉर्म ही चलेगा, आप अपना धर्म घर पर छोड़कर आइए। ये मुंबई की महापौर ने कहा। मेरी अब कोई आप और रिश्तेदारी कांग्रेस नहीं के होती इकोसिस्टम, जो ये हिजाब इकोसिस्टम है, बताइए एक बार बताइए, शिवसेना सांप्रदायिक है या सेकुलर? किशोर तिवारी जी को इसीलिए बिठाया मैंने। किशोर तिवारी जी जवाब देंगे। सुबुई खान, किशोर तिवारी, मैं एक बार दिखा देती हूँ कि हिजाब पर किस तरह से कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने, एक बार दिखा देते हैं। जो बात शहजाद उठा रहे हैं वो किस तरह से, और ये बात जो शहजाद ने कही कि किस तरह केरल में भी जब बैन किया गया वहां ये मसला नहीं उठा, यहाँ महाराष्ट्र में कैसे दो दल, दो अलग अलग नजरिया लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने हिजाब की वकालत की, हम जानते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को पहुंचाया, कोर्ट में भी हिजाब के पक्ष में दलील दी, लेकिन शिवसेना ने स्कूल में हिजाब पर सवाल उठाए हैं। और आदित्य ठाकरे ने कहा कि स्कूल शिक्षा का केंद्र है, धार्मिक राजनीतिक चीजें नहीं लानी चाहिए स्कूल के अंदर, यूनिफॉर्म के अलावा किसी चीज की जगह नहीं है। यानी क्या ये कहा जाए कि ये बयान महाराष्ट्र की सरकार का सीधे सीधे नजरिया दिखा रहा है? महाराष्ट्र में भी यूनिफॉर्म को लेकर किस तरह वकालत कर रहे हैं आदित्य ठाकरे, और क्या इसे महाराष्ट्र सरकार का पक्ष माना जाए? क्योंकि कांग्रेस एक तरफ समर्थन में, उधर दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे किस तरह कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्कूलों में होनी चाहिए। मैं एक बार किशोर तिवारी जी को ला रही हूँ। सुबुई खान को स्क्रीन पर लीजिए। किशोर तिवारी जी जवाब दीजिए इसका। आपकी सरकार में दो पार्टियां दो अलग अलग राय रख रही हैं। महाराष्ट्र के लोग क्या कह रही है महाराष्ट्र सरकार? नहीं, देखिए, हमारे आदित्य ठाकरे जी ने स्पष्ट कहा कि इस्टेब्लिश जो प्रैक्टिस है यूनिफॉर्म की वही कंटिन्यू रखी जाए, और लेकिन हमारे गृह मंत्री ने भी बोला कि यहाँ विवाद करके फायदा नहीं, और महाराष्ट्र में जब विवाद नहीं है तो विवाद उपस्थित न किया जाए। लेकिन मैं शहजाद पूनावाला से ये पूछना चाहता हूँ कि कर्नाटक में यूपी की कौन सी पार्टी का बहुत ज्यादा वर्चस्व है कि इन्होंने ये इशू रेस किया? और ये राजनीति तो बीजेपी वाले करते हैं ना, पहले 370 हो गया, फिर राम मंदिर हो गया, अब ये हिजाब लेके आए, इनका चलते ही रहता है। नहीं तो आप मुझे महाराष्ट्र सरकार का स्टैंड बता दीजिए ना किशोर तिवारी जी। आप राजनीति नहीं करते हैं, आप स्पष्ट बोलते हैं, आप बताते हैं कि हमारी सरकार का स्टैंड ये है, तो आप बताइए कि सरकार का स्टैंड क्या है? महाराष्ट्र के स्कूलों में यूनिफॉर्म लागू होगी या फिर हिजाब लागू होगा? स्टैंड बताइए। सुबुई खान, इसके बाद सुबुई जी को लीजिए स्क्रीन पे। नहीं, हम तो यूनिफॉर्म के लिए ही बोल रहे हैं, और यूनिफॉर्म ही रहनी चाहिए, ये भी बात है। लेकिन हिजाब का बवाल आज तक नहीं था, ये बवाल अब खड़ा हो रहा है। इस पर हमारा ऑब्जेक्शन है कि घटिया राजनीति कहां तक जा रही है। आप कस्टम पे भी आ गए, आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी आ गए, आप किचन में भी आ गए, आप बेडरूम में भी आ गए। ये बीजेपी ने तो यह सेकुलर स्टेट का पूरा फ्रेम बिगाड़ दिया है, और ये डेमोक्रेटिक रह ही नहीं गए। सर क्या आप कौन सी पार्टी का पक्ष रखते हैं सर? आप कौन सी पार्टी का पक्ष रखते हैं सर? जो पार्टी हमेशा से धर्म की बात करती है, आप उस पार्टी का पक्ष रखते हैं, कह रहे हैं कि धर्म पर आ गए। सर दुनिया, सर देश सुन रहा है सर। नहीं, कंपल्सरी नहीं किया जा सकता। सुबुई खान, सुबुई जी को लीजिए स्क्रीन पर। सुबुई जी, मैं गलत कह रही हूँ? धर्म की राजनीति, ये कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति क्यों हो रही है? कौन कर रहा है ये धर्म की राजनीति? भाई सुबुई जी जरा किशोर तिवारी जी को समझाइए। नहीं, स्कूलों के हद तक, स्कूलों के हद तक देखिए, अरे मैं किसी के बीच में नहीं बोली, बात सुन, का आग्रह भी नहीं होना चाहिए, का भी आग्रह नहीं होना चाहिए। तो चरित्र में किशोर तिवारी जी, मैं प्लीज देखिए, मुझ पर थोड़ा रहम करिए, मैं बाहर हूँ, मुझे दिक्कत होती है सुनने में। हाँ जी सुचरिता, देखिए, दो तरह की ताकतें ये पूरा विवाद क्रिएट कर रही हैं। एक राजसत्ता
और एक पंथ सत्ता। बहुत अच्छा, मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ रिपब्लिक टीवी को, आप लोगों ने बहुत अच्छी रिसर्च करी है। उत्तर प्रदेश के पहले 2 चरणों के मतदान अभी खत्म हुए हैं, वहां पर बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जिसमें मुसलमान वोट निर्णायक होता है। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक अभियान चला रहे हैं जिसमें हम भारत प्रवास पर हैं और उत्तर प्रदेश उसमें केंद्र है। जब हम यूपी के हर जिले में गए तो वहां पे हर मुसलमान महिला एक मत होकर पूरे जज्बे के साथ, पूरे विश्वास के साथ योगी जी के समर्थन में खड़ी है, क्योंकि अब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूपी में महिला इतनी सुरक्षित हो। इससे पहले की पार्टियां जो है वो मुसलमान बच्चों को जो है कट्टे बांट रहे हैं, सत्ता में रहने के लिए बदमाश बना रहे हैं, 7 खून माफ कर रहे हैं। तो बहुत सारी मुसलमान महिलाएं इस चीज से खुश हैं कि हमारे बच्चे अब बिगड़ नहीं रहे हैं, हमारे बच्चों को राजनीति करने के चक्कर में बर्बाद नहीं किया जा रहा है। तो मुसलमान महिला बहुत बड़ा साइलेंट वोट अब भी देगी, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोगों में जागरूकता आ गई है। मुसलमान महिला कोशिश करी कि इलेक्शन को अफेक्ट करे। गाय के नाम पे बहुत बड़ी बात कही है आपने सुबुई, उसको हर तरह परेशान मुसलमान महिला। एक मिनट यास्मीन जी रुक जाइए, एक मिनट, वो जवाब दे दे वो यास्मीन जी। किया जा रहा है। हाँ ठीक है, वो जवाब देंगे, उसके बाद आप काउंटर करिए यास्मीन जी। 1 मिनट, बोलिए सुबुई जी। देखिए सुचरिता, कोई भी महिला ये नहीं चाहती है कि उसकी इज्जत खतरे में रहे, कोई भी महिला ये नहीं चाहती है कि उसके बच्चों को अपराधी बनाया जाए। इस कारण उत्तर प्रदेश की मुसलमान महिलाओं का पूरा बहुमत के साथ समर्थन है योगी जी को, पहले भी था, इन लोगों की हिजाब कॉन्स्पिरेसी करने के बाद अब भी है। 10 मार्च के बाद हमें पता चल जाएगा। जो बात में दूसरी बात अच्छा, चलिए और दूसरी बात बताती हूँ, उसमें तथ्य है या नहीं बता दीजिएगा। बीजेपी के नहीं है, तथ्य है या नहीं बता दीजिएगा। मुसलमान है सुचरिता, ये हिंदुओं के तुष्टीकरण और एकत्रीकरण के लिए किया गया है। एक सेकंड आप गलत बात कर रही हो। बता रही हूँ 10 मार्च किशोर तिवारी जी नहीं लगेगा। अरे कहाँ मोदी जी को देने किशोर तिवारी, अब देखिए आपने पता की बात कह दी ना, ये सब कुछ 10 मार्च के लिए हो रहा है, ये सब कुछ 10 मार्च के लिए है, ये सब कुछ 10 मार्च के लिए है। मैं यही बात कह रही थी किशोर जी, ये सब कुछ 10 मार्च के लिए। सुबुही ने बहुत 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 महत्वपूर्ण बात कही है। बोलिए सुबुही, कंप्लीट योर पॉइंट, फिर मैं शहजाद के पास जा रही हूँ। हाँ जी सुचरिता, दूसरी ताकत जो मुसलमानों को खिलाफ खड़ी करने की कोशिश कर रही है, संविधान कर रही है, वो लोग हैं जो इस्लाम के नाम बनाना चाहते हैं। मैं आपको कुछ डेट्स बताती हूँ। 1857 की क्रांति में जब मुसलमान भारत के लिए लड़ा और हमने जो है अंग्रेजों के दांत खट्टे कर, क्योंकि वीर कौम होती है, फाइटर कौम होती है, इन लोगों को ये लगा कि मुसलमान को भारत से हमें पूरा दिमाग लगा के तोड़ना पड़ेगा। 1857 के पूरे 10 साल के बाद 1867 में दारुल उलूम की स्थापना हुई। उसके बाद मुसलमान को ये बताया गया आपका पहनना ओढ़ना अलग है, आपकी भाषा अलग है, आपके शैक्षणिक संस्थान अलग है। 1870s में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। 1930 में पाकिस्तान शब्द का आविष्कार हुआ। 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे और 1947 में विभाजन। नहीं, और वो अभी भी हो रहा है, वो अभी भी हो रहा है, बनता है। मैं एक बार मैं बता दूं कि कैसे जैसे सुबुही एक एजेंडा चल रहा है कि भारत के मसले में विदेशी प्रोपेगेंडा कैसे सामने आ रहा है, वो भी हम लगातार सुन रहे हैं सुबुही। शहजाद, जिस तरह से आवाजें सामने आ रही हैं, मुस्लिम संगठनों, मुस्लिम देशों का जो संगठन है OIC, उसका बयान सामने आया है, मुसलमानों को सुरक्षा सुनिश्चित करे भारत, ये कहा जा रहा है। किशोर जी 1 मिनट, मैं बता रही हूँ, उसके बाद आऊंगी आपके पास। हिजाब विवाद पर जरूरी कदम उठाने की मांग है, ये कौन बता रहा है? OIC बता रहा है, और ये कह रहा है कि किस तरह से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। संयुक्त राष्ट्र से जरूरी कदम उठाने की मांग की गई है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की गई है। अब ये देखिए किस तरह का एक एजेंडा, ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा चल रहा है, जिसको मैं बार बार कहती हूँ, उइगर मुसलमानों पर चुप रहिए, उन पर कुछ मत कहिए, OIC कुछ नहीं कहेगा, पाकिस्तान कुछ नहीं कहेगा, लेकिन भारत में एक चिंगारी और सब बोलने लगते हैं। पाकिस्तान हिजाब पर टिप्पणी के बाद टिप्पणी कर रहा है, ओवैसी साहब को भी नहीं बख्शा, उनके ऊपर भी टिप्पणी कर दी। कल वो रिपब्लिक ने बड़ी खबर दिखाई थी। मैं शहजाद यही कह रही हूं कि ये एक पूरा एजेंडे के तहत हो रहा है। 2 चरण के चुनाव के बाद याचिकाकर्ता क्यों कह रहे हैं कि अब भाई सुनवाई आप बाद में कर लीजिए? ये वही लोग हैं जो 3 दिन तक इंतजार नहीं कर पा रहे थे शहजाद, 3 दिन तक, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला 3 दिन तक आएगा, तब तक हमारे धार्मिक अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे।
देखिए चुनावों और वोट बैंक के नाम पर भारत बदनामी ब्रिगेड फिर से काम पर, इन्होंने पहले भी किया, अवार्ड वापसी, असहिष्णुता, तख्ती ब्रिगेड, और अब ये जो है ये हिजाब ब्रिगेड में तब्दील हो चुका है। मैं इस हिजाब ब्रिगेड के दोनों सदस्य से एक सवाल पूछता हूं। अभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहा कि हम करें तो चमत्कार, तो महाराष्ट्र हम यूनिफॉर्म करें तो वो चमत्कार, और कर्नाटका में करें तो गुनहगार। तो हिजाब ब्रिगेड की दूसरी सदस्य जो है यास्मीन जी आप बताइए कि शिवसेना कांग्रेस की सरकार तो बोलती है महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा हिजाब, तो आपका प्रदर्शन कहां गया? केरल की सरकार ने जब यही किया तो आपका प्रदर्शन कहां गया? इसका मतलब ये केवल और केवल सहयोग नहीं, ये प्रयोग है, ये वोट बैंक का उद्योग है। और दूसरी बात, अरे किशोर तिवारी जी आप बीच में कब से बोलने लग गए? किशोर जी सुनते रहिए, आप सुनिए जरा, सुनिए किशोर जी, सुनिए ना। ये नहीं अच्छा बोला। किशोर जी अरे आपके आदित्य ठाकरे और महापौर ने कहा है कि हमारी स्कूलों में तो शहजाद के साथ कुछ खास कनेक्शन है। जब भी वो आते हैं आप भी आते हैं, और आप इस तरह से बोलने में हमेशा विघ्न डालते हैं। बोलने दीजिए एक बार। देखिए मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा। हाँ ये जो हाँ देखिए, मैं केवल हिजाब, यही तो मजे की बात है, यहाँ बोलने की आजादी है। जो कदम हमने अपनाया वो तो सांप्रदायिक है। अरे हिजाब इकोसिस्टम सुन तो लीजिए, यास्मीन जी आप ही से सवाल है, आप ही जवाब दीजिए। हमने किया तो हम सांप्रदायिक घोषित हो गए, और ये आदित्य ठाकरे के प्रवक्ता बैठे हैं बोल रहे हैं हमारे यहाँ तो केवल यूनिफॉर्म चलेगा। तो आपका एक भी प्रदर्शन महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आया? केरल की सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आया? ये केवल चिन्हित करके, केवल उत्तर प्रदेश में आपको एक वोट कमाना है, इसलिए वोट बैंक को भड़काना है, इसलिए बीजेपी पर निशाना है, ये वाला कैसे मॉडल चल रहा है? आप बताइए ना कि महाराष्ट्र की सरकार सांप्रदायिक है या सेकुलर है? कांग्रेस वाले कहां हैं? कांग्रेस वालों को भी पूछिए जरा था कि हमारी बच्चियां हिजाब पहन के आएंगी तो वहां इतना बवंडर। ठीक है, मैं एक बार वारिस पठान जुड़ गए हैं हमारे साथ। यास्मीन जी आ रही हूँ आपके पास। वारिस पठान जुड़ गए हैं। वारिस जी को थोड़ी देरी हुई जुड़ने में। मैं एक बार शहजाद, मैं एक बार वारिस पठान के पास। वारिस पठान वैसे शहजाद पूनावाला स्क्रीन पे प्लीज। मैं एक बार वारिस साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो लड़कियां जो 3 दिन तक हिजाब नहीं 3 दिन के लिए इंतजार नहीं कर पा रही थी कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले का, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया कि 3 दिन हमारे अधिकारों का हनन होगा, वो अब कोर्ट में याचिका ये क्यों दे रही है कि चलिए मामले की सुनवाई अब बाद में कर दीजिए? क्यों? 2 चरण के चुनाव खत्म हो गए, मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव खत्म हो गए। नहीं, देखिए सुचरिता जी, हिजाब तो बरसों से वो पहनते आ रहे थे। ये तो सितंबर के महीने में स्टार्ट हुआ कि कोई एक टीचर आ गया था जिसको पसंद नहीं था हिजाब पहनवाना, तो उसने तब से शुरू किया, एक लड़की को हिजाब उतारने की उसने बात करी। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, हाईकोर्ट के अंदर जो लड़कियों के लॉयर्स है उन्होंने दलील पेश की है। तो किस तरह से लोग रोक सकते हैं इसको? अगर मेरा एक फंडामेंटल राइट है तो वो स्कूल में आने से तो कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड नहीं हो जाता ना। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25 पढ़ लो, जो मुझे इजाजत देता है कि मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मेरा एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन है हिजाब, तो मैं क्यों नहीं पहन सकती हूँ हिजाब? और बताइए हिजाब से क्या तकलीफ है? हमारे सिख भाई भी तो पहनते हैं, सर पे टर्बन बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन शर्मनाक बात क्या है सुचरिता जी, आप भी महिला है, आपको भी देख के आश्चर्य होगा कि कल जिस तरह से एक महिला टीचर का नया कानून कहां से आ गया, जो कर्नाटका में स्कूल में जा रही थी बुरखा हिजाब पहनकर, उसको रोका गया गेट पे, उसका हिजाब उतरवाया गया, उसका बुरखा उतरवाया गया, और रास्ते के बीच में फिर बाद में उसको अंदर जाने की इजाजत दी। तो क्या ह्यूमिलेशन नहीं है? आप एक महिला हो सुचरिता जी, आप क्या देख सकते हो किसी लेडी को रास्ते के ऊपर कपड़े उतारने, हिजाब उतारने की वो कर रहे, बुरखा उतारने का ये कर रहे? अगर उसकी जगह मेरी कोई हिंदू बहन के साथ भी होता तो भी मुझे आपत्ति होती। कल क्या आप मेरी किसी हिंदू बहन को सर पे टीका और गले में मंगलसूत्र पहन के रोक सकेंगे स्कूल में जाने से, कॉलेज में जाने से? क्या आप किसी सरदार हमारे भाई को रोक सकेंगे टर्बन पगड़ी पहनने से? नहीं ना। अब योगी, अब मोदी का आप डुप्लीकेट। मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, वारिस पठान साहब, आपने क्योंकि ये बात कही तो मैं आपको बता दूं कि जबलपुर का मामला है 2019 का। एग्जाम के लिए महिलाएं पहुंची थी, मंगलसूत्र और चूड़ियां उतरवाई गई थी, लेकिन हंगामा नहीं हुआ था और विवाद नहीं हुआ था। इट वॉज अ वाइडली रिपोर्टेड स्टोरी सर, आपको पता होगी। जबलपुर की खबर मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने मुझ पर ये क्वेश्चन टॉस किया। सर सवाल ये है कि यूनिफॉर्मिटी की बात आएगी तो हिंदू भी एक है, मुसलमान भी एक है। मैंने आपसे सवाल उन बच्चों से पूछा, सर ये यू टर्न क्यों है? 3 दिन नहीं रुक पा रही थी वो, तो अब क्यों याचिकाकर्ता कोर्ट में कह रहे बाद में हो सुनवाई? तो तब तक अगर आपका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस सस्पेंडेड रहेगी तो आप ठीक है। आप बार बार कह रहे हैं वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है।
नहीं, हिपोक्रेसी चल रही है देश में, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर दुपट्टे को कंधे पे रख दिया तो अलाउड है, वही दुपट्टा अगर सर पे आपने रख लिया तो नॉट अलाउड। ये किस तरह का हिपोक्रेसी है? 2019 की आप बात करो ना, 2019 के अंदर आयरलैंड में हमारे भारतीयों को जो पुलिस में भर्ती होते थे उनको हिजाब पहनने का परमिशन दिया और सरदार भाइयों को पगड़ी पहनने की परमिशन दिया। तब तो मोदी जी ने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज है देश के लिए, जो प्रवासी हमारे भारतीय बाहर रह रहे हैं उनके लिए अच्छा है और बाहर वालों के देश के लिए अच्छा है। और 2019 से भी 2022 के अंदर हमारे ही देश के अंदर हिजाब खराब हो गया, तो क्या हिपोक्रेसी नहीं है? अरे मोदी जी क्यों खामोश है? उनको आके बोलना चाहिए कि ये अगर पहनना चाहती है जिससे कोई नेशनल सर प्लीज वारिस जी आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। किसने कहा हिजाब खराब है? किसने कहा कि हिजाब छीन लिया? किसने कहा कि आपका धर्म छिन जाएगा? वारिस साहब ये डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं, ये डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं। सिर्फ ये कहा गया कि स्कूल के अंदर आप हिजाब मत पहनिए। शहजाद मैं गलत कह रही हूँ? शहजाद मैं गलत कह रही हूँ? स्कूल के अंदर की बात कही गई है, स्कूल के बाहर आप जो पहनना चाहें, जैसे रहना चाहें सर, आप आप अपनी पूरी सूरत ढक कर रही है, कोई मना नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है सर, आपकी जिंदगी है। शहजाद मैं गलत कह रही हूँ? यूनिफॉर्मिटी स्कूल में संविधान नहीं चलेगा। स्कूल एक एक करके वारिस भाई मुझे बोला गया स्कूल में तो सर आप कल को कहेंगे कि सेना में भी ये होना चाहिए। आप बोलिए। एक मिनट ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कल को आप मुझे वारिस पठान ये कहेंगे कि सेना में भी ये लागू हो। अब आप मुझे बोलिए, आप अगला कदम होगा आप कहेंगे सेना में भी लागू। क्यों? क्योंकि सेना में क्या संविधान खत्म हो जाता है? बोलिए, आप यही बोलेंगे अब वारिस साहब? मुझे पता है। तो फिर तो अब ये शुरुआत है सर, ये खत्म नहीं होगी। हमारा ये कदम नहीं होगा, ये कदम होगा भाजपा और आरएसएस का। मैडम ये कदम ये कदम होगा भाजपा और आरएसएस का, जो आज हमारे हिजाब के ऊपर पाबंदी लगा दिए। कल वो बोलेंगे कि सरदार भाइयों को फेटा नहीं पहनना है, परसों लोग कुछ और भी बोल सकते हैं कि ये नहीं करना। अब लाल धागा पहन के आप जा सकते हो, स्कूल कॉलेज के अंदर अलाउड है। आप वो बातें के ऊपर उडुपी के अंदर मैंने देखा बच्चे पूजा पाठ करके जाते हैं हमारे हिंदू भाई, वो अलाउड है। तो हिजाब पे ही क्यों? और हमारा कुरान बोलता है, हमारे कुरान में चैप्टर 24 आयत 30 सूरह नूर की इसमें आयत है, इसमें कहा गया है। मैं आपको अपने एक मिनट संभाल के रखो। अच्छा वारिस साहब एक मिनट, शहजाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ सर, एक मिनट वारिस साहब शहजाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जरा उन्हें बोलने दीजिए। मैं बस एक चीज आपको बताऊंगी, स्कूल जाती थी और स्कूल में मौली, स्कूल में राखी पहनकर आना, उसके लिए भी मना किया जाता था। कहा जाता था कि स्कूल में जब आप आएंगे तो ये सब उतार कर आएंगे, और सब मानते थे उसे। आपने अभी धार्मिक चिन्हों की बात की, इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ। शहजाद रिस्पॉन्ड करेंगे, आप सुन लीजिए। शहजाद जी, ऐसा है, पहले तो वारिस पठान जी किसी महिला के अधिकार की बात ना करें, क्योंकि उन्होंने कल तो महिलाओं की तुलना मोबाइल फोन से और हिजाब की तुलना स्क्रीन गार्ड से की। तो इस प्रकार की तुलना करने वाले लोग, या जो जमीर अहमद जैसे लोग हैं कि अगर महिला बुरके में नहीं रहेगी तो बलात्कार हो सकता है और होगा, ये इस प्रकार की बातें ना करें। और वारिस पठान जी एक वकील है। वारिस पठान जी सुन लीजिए, हंसिए मत। आज आप सिखों की पगड़ी उतारना चाहते हैं? सिखों की एक सेकंड सुचारिता जी मुझे बात रखने दीजिए प्लीज, वो बीच में बोल पड़ेंगे वरना। सिखों की, देखिए एक सेकेंड, आज वारिस पठान, मुझे बड़ी हैरानी है कि सिखों की पगड़ी उतारना चाह रहे हैं। जिस सिख की पगड़ी सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना है, उनकी बात जो 5 के है वो प्रोटेक्टेड है, जबकि हिजाब को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने। 2015 की बात कर लो, केरला के 2018 का ऑर्डर ले लो, दोनों जगह पर उन्होंने कहा है कि हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। अगर फिर भी कहते हैं इस वारिस पठान की हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस है, तो कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए, उससे पहले भड़काने की राजनीति क्यों? और तीसरी बात, आप कह रहे चॉइस का मामला है ना, चलिए चॉइस का मामला है, बोलते हैं। आप बताइए कि मदरसा, जो स्कूल फंडेड मदरसा है जिसमें एजुकेशन दी जाती है सरकार के द्वारा, उस मदरसे में अगर कोई लड़की कहे कि मुझे जीन्स पहनना है तो वारिस पठान समर्थन करो उसका, बोलो कि मदरसे में जीन्स पहनना अलाउड है। बताइए एक बार, विकल्पों की बात कर रहे हैं ना, कोई महिला बोल दे कि मुझे जवाब सुनिए, शहजाद पूनावाला साहब जवाब सुनिए, उसमें जीन्स पहनकर जाना है, बोलिए कि मैं समर्थन करता हूं। जवाब तो सुनो। और आदित्य ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र के स्कूल में केवल यूनिफॉर्म चलेगा, क्यों प्रदर्शन नहीं आपका? महाराष्ट्र की स्कूल में केवल यूनिफॉर्म चलेगा, ये आदित्य ठाकरे ने कहा, क्यों आपने प्रदर्शन नहीं किया? बोलने नहीं देंगे। केरल की सरकार ने स्कूल में हिजाब मना कर दिया, क्यों प्रदर्शन नहीं किया? कैसा चलेगा? मैं आ रही हूँ वारिस साहब, आ रही हूँ आपके पास। साहब सुनिए, नहीं ऐसा नहीं, आपने बोल दिया, अब पता चला कैसे जवाब बोलिए। नहीं, पहले आप हंस रहे थे, आप मोबाइल के स्क्रीन गार्ड वाली बात पर हंस रहे थे वारिस साहब। वो किस महिला को अच्छी लगेगी? आपने इस तरह का बयान दिया। नहीं, मैं हंस रहा था।
अरे वो छोड़ो, मैं हंस रहा था कि शहजाद पूनावाला साहब अभी नए नए हिंदू बने हैं, वो अपने मुसलमान धर्म नहीं, क्यों छोड़ दे सर? सकते। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हमने किसी को मैंडेटरी नहीं कहा कि आपको ये पहनना ही पड़ेगा। हमने ये कहा चॉइस ऑफ फ्रीडम। पुट्टास्वामी का जजमेंट क्या बोलता है? 9 जज बेंच का प्राइवेसी की बात करता है, फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ चॉइस। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आपको हिजाब पहनना ही है, लेकिन तो अगर कोई हमारी बहन को हिजाब पहनना है, की परमिशन दे दो ना, आपको क्या आपत्ति है? चॉइस दे दो। अगर वो बहन को जींस पहन के जाना है कहीं भी, उसकी मर्जी है। किसी को कोई आपत्ति नहीं, पहनकर जा रही है स्कूल, क्लासरूम के अंदर नहीं पहन सकते, ये रूल है। आपको ये तो महाराष्ट्र में रूल है, उसका विरोध क्यों नहीं है? आपको क्या तकलीफ और है? आप अगर चॉइस की बात कर रहे हैं तो बोलिए मदरसे में। अब मेरी बात सुनिए, एक मिनट वारिस साहब, आप किसी वारिस साहब आपने देखिए, वारिस साहब आपने जो मुद्दा छेड़ दिया है, और वारिस साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने एक मुद्दा छेड़ दिया। आपने अभी कहा कि हमारी महिलाओं और हमारी बहनों की किस तरह से वो उनकी इज्जत है, लेकिन आपने उनकी इज्जत कितनी संवार दी है कहकर कि वो स्क्रीन गार्ड हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप उस पर हंस भी रहे, अब आप उसको दरकिनार करना चाहते हैं, लेकिन इस बयान से बचकर कैसे जाएंगे? मालूम है? अरे मीडिया को अगर वारिस पठान के अल्फाज इतने अच्छे, बहुत बढ़िया एग्जांपल था सर। अगर मीडिया को वारिस पठान के अल्फाज एग्जांपल अच्छे लगते हैं, चलाइए, अरे ट्रोल करिए, चलाइए, बिंदास चलाइए, मुझे खुशी है, मुस्लिम मुझे महिलाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जो करना है करिए। वारिस पठान खड़ा हुआ है संविधान के साथ, वारिस पठान खड़ा हुआ है संविधान की रक्षा करने, वारिस पठान खड़ा हुआ है जो संविधान ने फंडामेंटल राइट दिया उनका प्रोटेक्शन करने के लिए। सर, संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी हर नागरिक की है, और उस संविधान की रक्षा के लिए कोर्ट बैठा है। उस कोर्ट को फैसले से पहले धमकियां देना ये भी हो रहा है इस देश में कि अगर फैसला हमारे समर्थन में नहीं आया, हमारे हक में नहीं आया, तो हम प्रदर्शन करेंगे, तो हम बताएंगे। इस तरह की धमकियां देना क्या संविधान की रक्षा है? मैं सिर्फ इस सवाल के साथ छोड़े जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।